तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये क्लास होने वाली है वाणिज्य और व्यापार से। इम्पोर्टेंट सेशन है। मैंने 2-3 क्लासेज जो आपको शेड्यूल कर रखी थी वे मिस कर दी, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एक तो आपको परेशान करेगा, याद करने में डिफिकल्ट होएगा, और दूसरा यूट्यूब पर इसकी ज़्यादातर वीडियो नहीं है, सब एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं। आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आप कंपेयर करना कि उनसे कितना अच्छा कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यूपी होमगार्ड वाले और कांस्टेबल वाले इस क्लास को ले सकते हैं। उसके साथ साथ एसआई वाले जो अपनी तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो भी क्लास ये ले सकते हैं। ये क्लास 6 है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपके साथ 100 दिन जुड़ा रहूंगा, आज डे 6 है और फेस 1 चल रहा है। ये क्लास किस पर बेस रहेगी, तो क्या तो पूछा गया है, पिछले एग्जामों में क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या पूछा जाएगा। वैसे मेरा सारा कंटेंट ही जो है बेस्ड होता है कि क्या पूछा गया है और क्या आपसे संभावनाएं बनेगी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहां से, वाणिज्य और व्यापार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप यहाँ क्लास छोड़ के भाग रहे हैं, आप चले जाइए। लेकिन जब इस टॉपिक को पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ोगे तो वहां पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज आपको परेशान करती है। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन बनता है वो समझने में, पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर वाणिज्य, अब पूछा जाएगा कि वाणिज्य है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? वाणिज्य कहलाएगा। वाणिज्य का उद्देश्य क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लेन देन, क्या कहते हैं हम? वाणिज्य। तब आंसर ये करना है। उसी तरह व्यापार की बात करें तो सर व्यापार क्या होगा? भैया व्यापार होगा, देखिए, वस्तुओं का क्रिया विक्रिया के लाभ कमाना, क्रिया विक्रिया करके लाभ कमाना क्या कहलाएगा? व्यापार कहलाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसकी लैंग्वेज ही थोड़ी सी बच्चों को परेशान करती है। जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना पाते। वो ही सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर होंगे। देखिए व्यापार के प्रकार। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक, देश देशी व्यापार बोलेंगे इसको, देश के अंदर जो होता है। दूसरा विदेशी होगा भाई। 2 ही तो प्रकार के होंगे। जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा? विदेशी या बाहरी व्यापार कहलाएगा। पहले पढ़ते हैं आंतरिक को। मैं फिर बता देता हूं, लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए, देश की राजधानी की सीमाओं के भीतर लाभ कमाने हेतु किया गया व्यापार कैसा व्यापार कहलाएगा? तब आंसर करना है आंतरिक या देशी। भुगतान देश की चलन मुद्रा। अच्छा, ये क्या है? ये पॉइंट ये है कि जो आंतरिक व्यापार होता है वो हमेशा ही जो होता है, जिस देश के अंदर आंतरिक व्यापार हो रहा है उसके अंदर जो मुद्रा चल रही है, जैसे भारत के अंदर क्या चल रहा है? रुपया चल रहा है, तो रुपये में ही व्यापार होगा। जैसे अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है तो वहां आंतरिक व्यापार होगा, वो डॉलर में ही होगा। आंतरिक व्यापार के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो थोक में होता है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया व्यापारियों ने और छोटा छोटा करके, दूसरा डिटेल में फुटकर में बेच रहा है। तो ये चीजें आपको पता ही हैं, इन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से कोई खास क्वेश्चन बनेगा भी ना। बना तो ये बनेगा, जैसे उत्पादन से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रिया क्या कहलाएगा? थोक व्यापार कहलाएगा। वहीं उत्पादन या थोक व्यापारी से वस्तु लेकर उपभोक्ता को अंतिम रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार कहलाता है। तो ये लैंग्वेज बनती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे आप स्वयं पढ़ रहे हो। आगे ये बुक है, देखिए 39 रुपए में दे रहा था, पहले मैं फ्री दी थी पिछली वीडियो में। कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं करा तो या उन्होंने खरीद ली होगी, ऐसा भी हो सकता है जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो। यदि आप चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट सारा इसके अंदर ऐसा है बिल्कुल ऑथेंटिक जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बुक भी आपके लिए सफिशिएंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 30+ यदि जीके में नंबर चाहते हैं तो इसे जरूर खरीद ले आप। बात करते हैं बाहरी व्यापार की। बाहरी या विदेशी व्यापार परिभाषा क्या है? परिभाषा कहीं या लैंग्वेज एक ही बात है। देश की सीमाओं से बाहर लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रिया विक्रिया विदेशी व्यापार कहलाता है। ऐसी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बनेगी। 4 ऑप्शन देंगे, विदेशी व्यापार, बाह्य व्यापार या कुछ और किसको व्यापार की टाइप दे सकता है। विदेशी व्यापार के प्रकार क्या है? आयात।
आयात मतलब कि कहीं से इंपोर्ट करना किसी चीज को, दूसरे देश से वस्तु का क्रिया, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन भी बना है, क्या कहलाता है? वो आयात कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका से वस्तु क्रिया करता है, क्रिया मतलब कि खरीदता है वहां से, आयात। निर्यात की बात करिए जे, तो निर्यात क्या होगा? हमारे देश से कोई चीज बाहर जानी है, दूसरे देश को वस्तु विक्रिया करना यानी कि बेचना, ये निर्यात कहलाएगा। पुनर्निर्यात क्या कहलाएगा? पुनर्निर्यात ये होगा कि हमने एक देश से कोई सामान खरीदा और दूसरे देश को बेच दिया अच्छे प्रॉफिट पर। उदाहरण के लिए रसिया से कोई चीज खरीदता है इंडिया और श्रीलंका को बेच देता है प्रॉफिट कमाकर, तो वो क्या होगा? वो पुनर्निर्यात होगा। उद्योगों के प्रकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हालांकि इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी 10 या 12 मिनट की है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप देख लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे ये प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक, इसको वैसे प्राइमरी सेक्टर, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर में किस किस को रखते हैं, यही क्लियर कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। जैसे प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन से प्राप्त, जैसे कृषि, पशुपालन और मत्स्य, इसको ऐसे समझिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एक ही बार में समझा दूंगा, दावा है मेरा ये। जो प्रोडक्ट हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी इनको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। देखिए, पशु को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कहीं पर, मत्स्य को कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, कृषि, गन्ने को आप ऐसा नहीं कि लैब में बना लोगे, नहीं बना सकते, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्रकृति से सीधे, जैसे पेड़ पौधे हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी लैब में नहीं बना सकते, उनको बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी उद्योग। तो ये जो चीजें हमें प्रकृति से सीधे रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक उद्योग। और जिन चीजों से, जो प्रकृति से चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, उनसे हम कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे गन्ने से हमने चीनी बना दिया, आलू है, आलू से चिप्स बना दिया, तो वो कहलाएगा द्वितीयक, यानी कि द्वितीयक उद्योग या सेकेंडरी सेक्टर। कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, भवन निर्माण, सड़क, पुल, विनिर्माण, चीनी, कपड़ा। कपड़ा क्या है? अब देखिए, कपास, कॉटन जो है उसका पेड़ होता है, वो प्रकृति से सीधा मिला है, ऐसा नहीं कि कॉटन को आपने कहीं वैसे बना लिया, जो प्राकृतिक होती है उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे कपड़े और भी चीजों से बनाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो गया सेकेंडरी। अब तीसरी चीज और ध्यान से सुन ले, इन दोनों को जो सेवा देगा, सेवा, सेवा कैसी देगा? यहाँ पर परिवहन, यानी कि जो खेत में गन्ना हुआ वो ट्रैक्टर ट्रॉली से मिल तक पहुंचाना, मिल के अंदर जो यहाँ पर चीनी बनी मिल के अंदर, उस चीनी को मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन, यानी ट्रक की जरूरत पड़ेगी या किसी और साधन की जरूरत पड़ेगी, वो परिवहन, इन दोनों को सेवा प्रोवाइड कराएगा। बैंकिंग, जहां पैसा रखा जाएगा, शिक्षा, बीमा, संचार, ये सेवा क्षेत्र होते हैं। और सेवा क्षेत्र के बारे में एक पॉइंट नोट कर देता हूं, यहां पर नोट कर लीजिए, आप ध्यान से समझ लेना। सेवा क्षेत्र जो है भारत का सबसे ज्यादा आय का स्रोत है, आय का स्रोत, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आय कहां से होती है भारत को? वो सेवा सेक्टर से होती है। आगे आ जाता है भैया आपका सरकारी नीतियां एवं संस्थान। देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या बना है, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की नीतियों की घोषणा कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। यहाँ एक पॉइंट, आज जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी नीति या संस्थान आएगी, वो किसी ना किसी मंत्रालय, जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था, किसी न किसी मंत्रालय के अंदर काम कर रही थी। यहाँ की सारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करने वाली है। तो निश्चित रहिए, ज्यादा आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास में। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यूपी एसआई में। डीजीएफटी ये क्या है? विदेश व्यापार महानिदेशालय, इंपोर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। मुख्य कार्य क्या है? भारत की विदेश व्यापार नीति को लागू करना और निर्यात और आयात के लिए लाइसेंस जारी करना। यहां से कोई व्यक्ति निर्यात करता है दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए लाइसेंस देना। कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया के अंदर आकर व्यापार करता है, उसके लिए लाइसेंस देना, नियम बनाना, नीति बनाना, ये कौन करेगा? विदेश व्यापार महानिदेशालय करेगा।
स्थापना पूछे, याद रखना 1991 में। किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, जो मैंने अभी बताया आपको। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो विदेश व्यापार महानिदेशक जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। इसके पूरे भारत के अंदर 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आपने 24 का रट्टा नहीं मारना, यूपी वाला याद रख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है। कहां पर है? वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, देखिए विदेश व्यापार निदेशालय, यहां से क्या क्वेश्चन बना है? ये जो निदेशालय है ये किसके अधीन काम करता है, ऐसा क्वेश्चन बना है। तो भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। यूपी पुलिस में एग्जाम में बना है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है विदेश व्यापार विकास एवं विनिमय अधिनियम, जिसको बोलते हैं FTDR एक्ट। ये अधिनियम है, एक एक्ट है, यानी एक्ट है तो कोई कानून है। कब आया? 1992 में। ऐसा यूपीएसआई ने पूछा है। भारत सरकार को निर्यात आयात नीति बनाने, संशोधित करने, लागू करने का अधिकार देता है। किसको देता है? मैंने कहा कि एक्ट है तो कोई कानून है। तो भारत सरकार को निर्यात के लिए निर्यात और आयात के लिए नीति बनाना, संशोधन करना और लागू करने के लिए अधिकार प्रोवाइड कौन सा कानून देता है? ये देगा विदेश व्यापार अधिनियम। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है गलत तरीके से किया जा रहा है तो उसको प्रतिबंधित कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। उद्देश्य क्या है? भारत से निर्यात को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य वैसे नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स है, सॉरी यहाँ पर इंडेक्स क्या है? एक सूचकांक है। सूचकांक का मतलब ये होगा कि वो किसी न किसी चीज को मापेगा, मापन करेगा। जैसे यहाँ बात की जाए उद्योग, खनन, बिजली और उत्पादन की वृद्धि की माप कौन करता है? तो ये करता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखिए 2026 के अकॉर्डिंग, जो 25-26 है, इसके डाटे के अकॉर्डिंग इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक जो वृद्धि हुई है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ऐसा ही कैलकुलेट करता है ये, तो 7.8 हुई है। कैजुअली जो होमगार्ड वाले और कांस्टेबल वाले बच्चे हैं इसको याद नहीं रखेंगे। नॉर्मल जो SI वाले बच्चे देख सकते हैं, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आया तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसकी वृद्धि जो है किस तरह से कैलकुलेट होती है। देखिए 1951 से जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है, जो CSO को जिम्मेदारी गई थी, लेकिन CSO भी अब CSO नहीं रहा है, CSO भी अब चेंज हो चुका है। अब CSO ये क्या बोला है? तो भैया ये है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले क्या कहेंगे इसको, पहले जानी जाती थी NSSO, ये जानी जाती थी, नेशनल सर्वे स्टैटिक ऑफिस के नाम से जानी जाती थी। लेकिन इन दोनों को मर्ज करके अब बना दिया गया NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बना दिया गया। तो ये पॉइंट जो है इकोनॉमिक्स के हैं, तो यहां पर मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। नॉर्मल आप ये चीज करना कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी होता है, फिर आप आंसर करोगे NSO इसको जारी करेगा। इसका आधार वर्ष कैसा होता है? मान लीजिए 2011 और 12 में जितनी उद्योग में हमारी वृद्धि हुई, मान लो 10% थी, या 100% मान लेते हैं, 100% थी, अब कितनी हो गई है? 110% हो गई है 2026 में। तो ये कैलकुलेट किस वर्ष पर करता है? तो ये कैलकुलेट करता है, इसका जो आधार वर्ष है उसी से मानेगा 2011 और 12 से। नेक्स्ट आ जाएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय का उत्कृष्टता केंद्र है। ये हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। याद रखोगे स्थापना 1963 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। इतने पॉइंट आपने इससे याद रखने।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो संभावनाएं बन सकती हैं या बनी हैं वो सब इसके अंदर है। व्यापार के सहायक, तो व्यापार के लिए सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं? 5 प्रमुख तत्व होते हैं। परिवहन, मैंने ऊपर बताया ही है, परिवहन, विज्ञापन, बैंक, बीमा और भंडारण, ये 5 प्रमुख तत्व होते हैं। इनमें सबसे बड़ा, और ये सारे के सारे सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं? तो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो एक तो आपका चीन हो जाएगा, दूसरा अमेरिका हो जाएगा। सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? तो सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता है, यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, वो यूएसए को किया जाता है। सर्वाधिक आयात इंपोर्ट किसको किया जाता है? तो चीन को किया जाता है। देश की सबसे बड़ी संगठित और व्यापार उद्देश्य उद्योग कौन सा है? तो ये आ जाएगा कपड़ा। यानी कि भारत के अंदर जितना भी उद्योग है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है तो कपड़े की मानी जाती है संगठित रूप से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों से संबंधित है। भारत की विदेश नीति, अब देखिए मैंने बताया था आपको, ये जो क्लास है ये 3 पार्ट में जाएगी। ये डाटा इतना ज्यादा था कि ये क्लास में पढ़ाने लगता तो कम से कम 2 घंटे की जाती, इसलिए मैंने इस क्लास के जो वाणिज्य और व्यापार है इसकी 3 क्लास होंगी। और भारत की विदेश व्यापार नीति को हम, जैसे आप पढ़ते हो, 1950 से लेकर 1991 तक की विदेश नीति या आर्थिक सुधारों के बारे में, 1991 से लेकर और जी 2014 तक आर्थिक सुधारों के बारे में पैट में आपने सिलेबस में देखा होगा। तो ये जो है हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे और वे क्लास के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 360 डिग्री रहती है, बहुत सारी चीजें इधर उधर की जो हैं वो आपकी यहीं पर कवर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? आंसर करना है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को ये आई थी, जिसने भारत में तय किया कि उद्योग कैसे विकसित होंगे। अब यहाँ पर पॉइंट याद रखना आपने कि भैया भारत के अंदर जो उद्योग विकसित होंगे वो सार्वजनिक यानी कि सरकारी, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका के तहत होंगे। तो ऐसी कौन सी नीति थी जिसने भारत के अंदर क्या किया? मिश्रित सार्वजनिक और निजी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दिया, यानी कि यह आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस औद्योगिक नीति ने जन्म दिया? तो ये दिया पहली औद्योगिक नीति 1948 के द्वारा दिया गया। पॉइंट इंपोर्टेंट है, यदि आपसे यूएसए की अर्थव्यवस्था पूछता है तो वो कैसी है? तो ये है पूंजीवादी। जो मैं अभी वीडियो बता रहा था आपको, इकोनॉमिक्स की 10 या 15 मिनट की वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत इफेक्टिव वीडियो भी है वो, उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। यूएसए की और यहां पर रशिया की पूछता है, रशिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये समाजवादी है। पूंजीवादी मतलब निजी अर्थव्यवस्था ज्यादा है। तो जो ये है यूएसए है, यूएसए के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ज्यादा है, वहीं रशिया के अंदर सरकारी सेक्टर की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन भारत के अंदर निजी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की भागीदारी है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 6 अप्रैल 1948 में आई थी, स्वतंत्र भारत की पहली थी। और पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, घोषकर्ता कौन थे इसके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपोर्टेंट रहेंगे। योगदान मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैंने अभी बताया किस औद्योगिक नीति के द्वारा रखी गई नींव इसकी? तो पहली औद्योगिक नीति। उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को भूमिका दी गई थी कि विकास की भूमिका दोनों क्षेत्रों पर रहेगी। ये किस औद्योगिक नीति ने कहा? पहली ने। तो जो अगली क्लास होगी सेकंड क्लास, उसके अंदर हम पढ़ेंगे 1948 से लेकर 1991 तक की औद्योगिक नीति। और जिन बच्चों ने बुक खरीद रखी है जाकर चेक करिए, उसके अंदर मैंने ये मेंशन भी कर रखी है। औद्योगिक नीति 1991 इंपोर्टेंट रहेगी, बहुत बार एग्जाम में बना है, एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछी गई है। घोषणा कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 ईस्वी में।
क्या था, भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। भारत के अंदर जो विदेशों से सामान खरीदकर भारत की जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जरूरत पूरी होती है, तो उसको सामान को खरीदने के लिए भारत के पास पैसा नहीं था। 2 हफ्ते का पैसा बचा था और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति लागू की और बहुत सारी चीजों में रिलीफ दिया गया कि भारत में आइए, इन्वेस्ट करिए। तो उसको भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको LPG बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसको भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास पहले ही बहुत लंबी होती जा रही है और ये भी तकरीबन 40 मिनट तक, 35 मिनट तक जाएगी क्लास। दूसरा नाम क्या है, नई आर्थिक नीति या उदारीकरण की नीति किसको कहा जाता है, तो 1991 वाली को कहा जाता है, जिसके अंदर LPG आया था। उद्देश्य क्या था, यहां इंपॉर्टेंट है 1991 वाली नीति से। ये जो 1991 वाली नीति है, इसके उद्देश्य है, मैंने बताया लैंग्वेज बेस्ड बनते हैं। यहां मैं समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाएगा 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, उन्होंने निम्नलिखित में से किन किन पॉइंटों को सही करते जाना है। बस आपने भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना इसका उद्देश्य रहा था। आंसर में सही नहीं है तो गलत कर देना, सही है तो जिस टाइप से पूछेगा वैसे करना है आंसर। लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता देने वाले 6 विशेष क्षेत्रों में लाइसेंस आवश्यक रखा। देखिए, लाइसेंस जो पहले जितने भी विदेशी लोग भारत के अंदर व्यापार करने आते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा सख्त कानून थे, जिससे वो क्या करते थे, भारत के अंदर कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा होती थी, डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होता था कि उन्हें एक तरह से बांध दिया जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि कोई चीज गलत हो जाती थी तो उसके लिए दंड और जेल का प्रावधान भी था। तो उन सब में रिलीफ दिया गया, यानी कि लाइसेंस राज को खत्म किया गया। केवल ऐसे 6 क्षेत्र छोड़े थे, जैसे हो गया रक्षा क्षेत्र, विस्फोटक, खनिज और फार्मासिंग जो होती है, दवाई वाली कंपनियां होती हैं, फार्मा कंपनी, वो, और ड्रग्स वगैरह वाली जो होती है वो। तो कुछ ऐसी कंपनियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य, जो शराब और तंबाकू है उसके लिए अनिवार्य रखा था, बाकी सब में रिलीफ दे दी थी। विदेशी निवेश जो FDI है, आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था, यानी सरकारी जहां जहां सेक्टर थे उनको कम करके निजी भागीदारी को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत को जोड़ना था। ये सभी उद्देश्य हैं, मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए बस इसकी। विदेश व्यापार नीति 2015 से लेकर 2020 तक की घोषणा 1 अप्रैल 2015 को होती है। वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना इसका उद्देश्य रहा था। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा था। प्रोत्साहन किसको किया गया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और कौशल भारत, तीनों की तीनों योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। नहीं पढ़ी, पढ़ लीजिए, जो मैंने बुक दी है उसके अंदर मेंशन है बहुत सारी योजनाएं, ये भी हैं, पढ़ें अच्छे से और देखें कि भैया इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके बने हैं या बनने के चांसेस है। विदेश व्यापार नीति 2023, ये लेटेस्ट वाली है। अभी भारत के अंदर कौन सी नीति चल रही है, 2023 वाली चल रही है। लक्ष्य क्या रखा था कि जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। कब तक के लिए, तो 2030 तक के लिए। 2030 तक हम 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो है औद्योगिक क्षेत्र से बढ़ाएंगे। वैसे भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा था कि 5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था को 2025 तक कर देगा। 2025 तक भारत सरकार ऐसा कह रही थी 2020-22 में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका FDI। अब FDI ये क्या बोला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अभी पॉइंट आया था 1991 में, FDI में रिलीफ दिया गया था। तो FDI का मतलब होता है कोई विदेशी कंपनी है या कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत के अंदर व्यापार करने आ रहा है, तो उसको जो है FDI दिया जाएगा 100%, या कुछ क्षेत्रों में दिया जाएगा भैया 70%, कुछ में दिया जाएगा 50%। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। बात की जाए 2024 का जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें FDI इसका टॉपिक सिलेबस में मेंशन था, लेकिन इस बार होमगार्ड
और कांस्टेबल के अंदर एफडीआई मेंशन नहीं है, लेकिन एसआई वालों के सिलेबस में मेंशन है एफडीआई। तो ये पूरा अपना एक टॉपिक होता है, तो एसआई वाले बच्चे जरूर पढ़ लें। थोड़ा सा यहाँ पर आया है, पढ़ा दूंगा एक बार रिवीजन में और थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या क्वेश्चन बना दे। पहले था क्या पता पुराने क्वेश्चन उठा के धर दे इसमें। ठीक है, तो एफडीआई को मैं फिर पढ़ा दूंगा आपको। अभी यहाँ पर जितने पॉइंट हैं उनको समझिए। मैंने बताया जब कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी दीर्घकालीन निवेश जैसे कंपनी या फैक्ट्री की शाखाएं भारत के अंदर नियंत्रित करता है और उसे स्वयं ही संचालित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है सर्विस सेक्टर में, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनके अंदर 100% एफडीआई है, मतलब कि पूरा का पूरा निवेश जो है वो विदेशियों का है और यहाँ पर कंपनी चल रही है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, तो यहाँ सर्वाधिक लिखोगे आप। सर्वाधिक कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। और किस देश से सबसे ज्यादा आता है? तो प्रथम स्थान है यहाँ पर सिंगापुर का। उसके बाद ये क्रम से दिए गए हैं। विदेशी मुद्रा नियंत्रण का इतिहास, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको देखते हैं भाई बच्चों। देखिए, विदेशी मुद्रा के क्रिया विक्रिया, अर्जन, खर्च और सार्वजनिक सर्वप्रथम, हाँ इसको ऐसा समझिए। देखिए, डिफेंस रूल भारत के अंदर काफी पहले आया था, जब हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे। वो किसके लिए आया था? तो विदेशी मुद्रा का जो क्रिया विक्रिया होता है, उसका अर्जन होता है और खर्च होता है, उसके लिए सर्वप्रथम जो कौन सा कानून था वो था डिफेंस रूल 1939। इसके पश्चात भारत के अंदर आया है फेरा, और ये डेट याद रखना। देखो, मैं अभी आपको चीजें बताऊंगा, आप एक दूसरे से जोड़ना। 1973 और देखिए फेमा 1999। और हमारे यहाँ आर्थिक सुधार कब हुए? 1991 ईस्वी में। तो ये तीनों डेट अभी यहां लिख दी हैं, अभी मैं इनको चीजों को समझाऊंगा। देखिए, डिफेंस रूल्स के बाद भारत के अंदर जो रेगुलेट करने के लिए कानून आता है वो आता है फेरा 1973 ईस्वी में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था, और इसके इतने सख्त कानून थे। ये जो फेरा है ये इसको कह सकते हैं कठोर, ध्यान रखना कठोर है। इसके नियम इतने सख्त थे कि 1991 में भारत को कि भैया फेरा तो बहुत सख्त कानून बना रहा है, जो विदेशी कंपनी भारत के अंदर आती है व्यापार करने, तो वो उनका व्यापार करना ही बड़ा मुश्किल है भारत के अंदर इस कानून की वजह से। इसलिए इसको बदला गया फेमा में 1999 में। और हमने आर्थिक सुधार कब करे? 1991 में। 1991 से लेकर 1999 तक हमें ये रियलाइज हुआ कि भैया फेरा को भी बदले, क्योंकि ये भी भारत जो विदेशी हैं उनको भारत के अंदर व्यापार करने से रोक रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था डाउन इसकी वजह से भी हो रही थी, तो इसको बदला गया फेमा में। और ये कब लागू होता है? यहाँ पर डेट मेंशन है 1 जून 2000 को। और इन दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। कब ये लागू हुए ये पूछा जाता है, किसके बदले कौन सा आया ये पूछा जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट आ गया, यानी कि ये साधारण है, केवल ऐसे नियम जो बिल्कुल रिलीफ वाले हों, उदार हों। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य क्या रहा है? विदेशी मुद्रा के लेन देन को उदार बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित विकास और सुनिश्चित करना, ये रहा था फेमा का लक्ष्य। आगे बात करते हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब होती है? तो 82 नहीं करना बेटा, इसकी जो स्थापना है 1988 ही है, 12 जुलाई 1988। लेकिन वैधानिक दर्जा जब भी आए मार्क करना है ये 1992, 12 अप्रैल 1992। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो मान लो दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए और पूछा जाए, इसको हाल तो क्वेश्चन नहीं देता, सिंपल देता है कि जो इसको वैधानिक दर्जा मिला है वो कब मिला है ये, लेकिन कभी क्वेश्चन आ भी जाए स्थापना से, दोनों हो, फिर आपने यही करना है 1992 वाला। उद्देश्य क्या था? निवेशों की हितों की रक्षा करना। तो अब देखिए 1992 में हमने आर्थिक सुधार कब किए हैं? अभी मैंने बताया यहाँ पर आर्थिक सुधार हमने 1991 में किए हैं। 91 में हमने आर्थिक सुधार किए और 1992 में हम लेकर आ गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। किसके लिए? निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए
और बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए हम ये कानून लेकर आए। आगे जाता है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केटिंग। कौन सी है भारत के अंदर? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। BSE और BSE के लिए खास बात यह है कि ये एशिया की सबसे पुरानी है, जिसको 9 जुलाई 1975 ईस्वी को बनाया गया था। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत के अंदर। इसका इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स के नाम से कहलाता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई दलाल स्ट्रीट रोड पर है। बाजार सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। सैटरडे संडे के यहाँ पर ऑफ रहता है। कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन, और भैया ऐसे भी पूछ लेता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। शेयर जो होता है प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। इंपोर्टेंट रहेगा डिविडेंड। जो स्टॉक बाजार के शेयरों को किस नाम से जाना जाता है? डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बनाया गया मुंबई में। इसका जो इंडेक्स है निफ्टी कहलाता है। अभी हमने पढ़ा इसका इंडेक्स क्या? सेंसेक्स कहला रहा है और इसका इंडेक्स क्या कहला रहा है? निफ्टी कहला रहा है। बुल होगा शेयरों में तेजी, तेजी वाला जो होगा वो बुल होगा, जहां से उठान होगा शेयरों में। बियर का होगा, बियर होगा मंदी वाला, जहां शेयरों में गिरावट होगी। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख जो स्टॉक मार्केट है कहां कहां की? जैसे डी जोन्स USA की है, FTSE 100 कहां की है? लंदन की है। निक्केई कहां की है? टोक्यो की है। वहीं सिमेक्स और सिमेक्स और टाइम्स ये दोनों कहां की हैं? सिंगापुर की हैं। इतने पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं, ये भी एग्जामों में पूछ ले जाते हैं। अब सारी चीजें को सर ऐसे तो सारी चीजें पूछी जाती हैं भैया, पूछी जाती हैं, जब भी बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापार संगठन। तो देखिए यहां मैंने रखे तो थे दो तीन रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ वही कराऊंगा जो यहाँ जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन जो है वो आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे, उनके कार्यों से क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको मैं अलग क्लास में भी कराऊंगा। तो यहाँ जितने जरूरी हैं उतने करा देता हूँ। जैसे IMF जरूरी है। IMF क्या है? देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है और इसका जो व्यापार होता है, व्यापार वो किसमें होता है? SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जारी कौन करता है? तब बात करना, IMF जारी करता है। जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड एक कन्वेंशन हुई थी अमेरिका के अंदर। उसके अंदर 3 बड़े संगठन को बनाया जाना था। एक था IMF, दूसरा था वर्ल्ड बैंक और तीसरा था WTO। IMF बन चुका था, वर्ल्ड बैंक बन चुका था इस कन्वेंशन के बाद, लेकिन WTO को मंजूरी नहीं दी गई थी। इसको 1995 में हमने बाद में बनाया है। तो ध्यान कर लेना, ब्रिटेन वुड कन्वेंशन से कौन कौन आई थी? IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका उद्घाटन कब होता है? 27 दिसंबर 1945 को। जब भी पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई, 27 दिसंबर 1945 को। इसका कार्य पूछे, जो कि नहीं पूछा जाता ज्यादातर, लेकिन फिर भी याद रखना है, 1947 से इसने कार्य करना। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। कुल सदस्य 191 है। अंतिम सदस्य जो हाल फिलहाल में बना है ये लिंकटेस्टीन, 21 अक्टूबर 2024 को इसका एकदम नवीनतम सदस्य है। और ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि भैया इसका बिल्कुल नवीनतम सदस्य कौन सा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन और संस्थाएं और उनके हेडक्वार्टर और उनके देश, ऐसा आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपसे पूछा जाएगा। मुद्रा की बात की जाए, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। कौन जारी करता है? तो ये करता है IMF जारी करता है। और SDR में हम 5 मुद्रा को रखते हैं। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, SDR में हम किस किस मुद्रा को रखते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और जो जो बच्चा लिखेगा उसको मैं PDF के रूप में वो जो E-बुक है वो फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में अपना नंबर भी मेंशन कर देना, आपको WhatsApp पे मैनुअली सेंड कर दूंगा। तो ये फ्री मिल जाएगी आपको। बस करना क्या है, तुमने नीचे मुझे ये बता दीजिए कि आपको पढ़ने में रुचि है, और ये मुझे इससे पता लगेगा।
यह विकसित और विकासशील देशों को ऋण देता है और शॉर्ट टर्म के लिए देता है, बहुत कम समय के। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन रही है? गीता गोपीनाथ। और क्रिस्टालिना जॉर्जिया जो है वर्तमान में इसकी हेड है, यानी कि प्रबंधक निदेशक है। क्वेश्चन यहां से क्या बना है? क्वेश्चन बना है IMF, ये मैंने नीचे लिखा है। अब मैं ये क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा था। ये यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, कि इसकी लैंग्वेज कैसी होती है। जैसे यहां पर अभी मैं इसको खत्म करता हूं। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को यहाँ पे डैश 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 प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन है। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर हिल गए थे उस समय जब आया था, और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे टीचर भी देख के इसको हिल गए थे। सबने गूगल सर्च मारा था, कितना ही बड़ा कोई टीचर है चाहे। तो देखिए क्या था ये, तो ये था आपका FOB के आधार पर ये आंसर था। तो इस तरह की लैंग्वेज बनती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक की लैंग्वेज बनेगी, और इकोनॉमिक्स की भी लैंग्वेज पर ध्यान देना, उस पर वर्क जरूर करना। मुख्य उद्देश्य की बात करें, ये IMF की बात हो रही है, IMF। तो IMF के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करना इसका उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन विकास करना इसका उद्देश्य है, असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना इसका जो है उद्देश्य है। अल्पकालीन जो सहायता ऋण देता है, मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, तो ये IMF देता है। विशेष क्या है? वैश्विक वित्तीयता स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो इतने पॉइंट यहां से पढ़ने हैं। तो इसमें मैं वर्ल्ड बैंक को स्किप मार देता हूं, नहीं स्किप नहीं करते, चलो कर लेते हैं। विश्व बैंक, विश्व बैंक क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD, इसका दूसरा नाम है IBRD। स्थापना ब्रिटेन वुड कन्वेंशन के तहत हुई है 1944 में, यानी कि 27 दिसंबर 1945 को उसका उद्घाटन किया गया, और 25 जून 1946 सेशन अपना कार्य करना प्रारंभ हुआ। तीनों डेट यहाँ पर मेंशन है, जिस टाइप से एग्जामिनर पूछेगा उस टाइप से आंसर करना है। मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। मुख्य उद्देश्य है जो सदस्य राष्ट्र हैं के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यहाँ पर मेंशन किया है दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। IMF शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए, और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्थापना पूछी जाएगी 1966 ईस्वी में, मनाली फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कौन करता है? ADB। तो यहां पर आप खुद भी देखिए, अब क्वेश्चन समझिए क्या है। यह है विकास परियोजनाओं के लिए, और यहां पर क्या लिखा है? एशियन डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये ADB। हालांकि देखिए यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास बैंक ये भी करेगा, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि दोनों हैं या नहीं। WTO इंपोर्टेंट है। मैंने बताया कि WTO जो है ब्रिटेन वुड कन्वेंशन में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नहीं बना। उस समय हमने बनाया क्या? गेट्स जो है जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995, यानी इसका नाम चेंज हो जाता है, अब हो जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुल सदस्य 166 हैं। 65वां पूछे तो कौन है? 65वां नहीं पूछेगा, 66वां याद रखना बस। 66वां कौन है? तिमोर लिस्ते, 166वां। मुख्यालय जिनेवा। मुख्य कार्य क्या क्या है इसके? तो मुख्य कार्य है इसके वस्तुओं के व्यापार का नियमन, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। क्षेत्रीय व्यापार समझौते में पारदर्शिता स्थापित करना इसका उद्देश्य है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा कि कौन राष्ट्रों के सुचारू और पुनर्नुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, तब आंसर करोगे WTO। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जहां पर मिलेगा आपको। महारत्न कंपनियां भारत के अंदर जो हैं 2026 लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूं कि 14 महारत्न कंपनियां हैं।
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है HAL 2024 में 14वीं महारत्न कंपनियां बनी है। 2014 में जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन बना था कि उस समय की बात की जाए तो उस समय कौन सी नई महारत्न कंपनी बनी थी, तो यहाँ पर मेंशन है अभी जो बनी है 14वीं है। 2026 तक नवरत्न कंपनी कौन कौन सी बनी है, तो भैया कौन कौन सी तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बस कौन सी बनी है दिसंबर 2025, दिसंबर की है, लेटेस्ट है, इंपोर्टेंट हो सकती है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये आ जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नवरत्न का दर्जा इसको मिला है और कुल संख्या इनकी हो चुकी है 27, किनकी, नवरत्न कंपनियों की। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या होता है भैया, देखिए आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है भारत के ऊपर इतना सारा टैरिफ लगा दिया कि वहां पर व्यापार करना दुश्वार हो गया, 100% तक लगा दिया। लेकिन भारत ऐसी नीति अपना रहा है कि हम और देशों के साथ ना तो जब हम वहां पर कोई सामान बेचने जाएंगे वे हम पर टैरिफ लगाएंगे, और ना ही जब वे हमारे यहाँ पर सामान बेचने आएंगे हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीजें याद रखनी है। ओमान इंपोर्टेंट रहेंगे, ये अभी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। ओमान इसको कहा जा रहा है कि जो खाड़ी देश हैं, गल्फ जो है, गल्फ देश, खाड़ी कहीं है तो गल्फ है, इंग्लिश में गल्फ हो जाएगा, हिंदी में खाड़ी हो जाएगा। तो गल्फ देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक व्यापार समझौता किसके साथ हुआ है, ओमान के साथ। कब हुआ, दिसंबर 2025, लेटेस्ट है बिल्कुल एकदम। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, इसके साथ हमने क्या किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई 2025 में ये भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है, यानी कि जो ब्रिटेन है उसके साथ हुआ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगस्टेन, इन 4 देशों के साथ हमारा अक्टूबर में समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड $100 अरब। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछ ले, $100 अरब का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया है, तो यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता जो इन 4 देशों के साथ किया है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, या तो SI के एग्जाम में, या आपके जो ये है कांस्टेबल का एग्जाम या होमगार्ड का एग्जाम, इनमें किसी में पूछ ले, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लोक मार्क करते हैं, लोक है ये क्वेश्चन लोक है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। यूरोपीय यूनियन के साथ मेगा FTA, तो मेगा FTA जो है हमने किसके साथ किया है, तो मेगा FTA किया है हमने प्यारे बच्चों यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर 27 देशों के साथ, भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी FTA माना जा रहा है इसको, क्योंकि 27 देशों के साथ व्यापार करना, वो भी फ्री में, 27 देश भारत के अंदर करेंगे और भारत उन 27 देशों के साथ फ्री में व्यापार करेगा। तो ये बड़ा है और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है भारत की। तो ये चीज यहां पर याद रखनी है। बस इस क्लास में इतना ही। ये बुक मैंने बताया कैसे मिलेगी, SDR जो मुद्रा है कितनी है, कौन कौन सी हैं, नीचे मेंशन कर दीजिए, साथ में नंबर मैनुअली आपको मिल जाएगी। करोगे ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में अगला टास्क दूंगा। नहीं करना है, इसका आंसर आपने खरीदनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर खरीद लीजिए। अब इसका PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लें। अच्छी क्लास है, उम्मीद करूंगा आप कंपैरिजन करना इसको और यूट्यूबर से जाकर कि इसके अंदर क्या कंटेंट है और उनकी वीडियो में क्या कंटेंट है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।